हेलो दोस्तों, इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर और आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं सीटेट पेपर 2 साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम बोलते हैं विद्युत धारा। देखिए, ये जो टॉपिक है सीटेट में जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 9th और 10th स्टैंडर्ड से कनेक्टेड होते हैं। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, इसके ऊपर जो है क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, तो आपको ये जो टॉपिक है विद्युत धारा जो है, इलेक्ट्रिक जो करंट है, ये जब प्रिपेयर करोगे तो उसमें आपको सिर्फ 8 तक स्टैंडर्ड तक टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ना है, आपको 9th और जो 10th है वो भी आपको क्या करना है, स्टडी करना है। बिकॉज 9th-10th में जो कंसेप्ट है, जो फॉर्मूलाज है, वो उस पर क्या होता है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपके लिए 8, 9, 10th जो तीनों स्टैंडर्ड के जो साइंस के टेक्स्ट बुक है, उस तीनों स्टैंडर्ड में ये जो टॉपिक आपको दिया गया है, तीनों को मिलाकर मैंने आपके लिए एक प्रॉपर नोट्स बनाया है। अगर आपने ये पूरा अच्छे से वीडियो देख लिया, आपने समझ लिया, तो आपका ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो भी इसमें सब टॉपिक्स है, जो भी फॉर्मूलेज है, और ये कंसेप्ट कंप्लीट होने के बाद सीटेट में इस टॉपिक के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप लोग के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब ये जो टॉपिक एग्जैक्टली है क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। हमको पता है, हमने सुना है कि जो करंट है हमारी लाइफ में ये बहुत यूज़फुल है। आज की दुनिया में हम जो करंट का यूज़ करते हैं, बिना इसके हमारे चल ही नहीं सकता। जैसे हम सेलफोन यूज़ करते हैं, है ना, कूलर यूज़ करते हैं, फ्रिज यूज़ करते हैं, एसी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करते हैं, तो ये सब किस पे चलता है, मेन करंट पे चलता है। अगर करंट नहीं होगा तो ये हमारे लिए यूज़फुल होगा ही नहीं। तो एग्जैक्टली ये जो करंट है, दिन भर हम करंट का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो ये जो करंट है, ये विद्युत धारा है, एग्जैक्टली ये क्या होता है, कैसे होता है, चलिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से इसको हम दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं विद्युत धारा को। ये एग्जैक्टली होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, इट इज़ अ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज मतलब क्या होता है, आवेश। तो आवेशों का जो धारा होता है ना, फ्लो होता है, दैट इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रिक करंट। जैसे देखिए, अभी यहाँ मैंने एक सर्किट बनाया है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है, जिसको हम बोलते हैं विद्युत परिपथ। अब ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, यहाँ देखिए, ये जो है एक सेल है, ये एक बल्ब है और ये ऑन ऑफ करने का स्विच है। तो स्टार्टिंग में जैसे एक कोई बल्ब है, ठीक है, और उसमें मैंने एक वायर कनेक्ट किया है, कॉपर वायर कनेक्ट किया है, तो वो बल्ब जो है ग्लो होता है क्या, नहीं होता है। लेकिन जैसे ही मैंने एक सेल इसमें अटैच किया तो क्या होगा, ये जो बल्ब होगा, ये बल्ब क्या करने लगता है, ये बल्ब ग्लो होने लगता है, चमकने लगता है, राइट। तो ऐसा ये जो सेल है, या जो हम बैटरी अटैच करते हैं वायर में कनेक्ट करके, कोई भी इक्विपमेंट हम लोग इसको जला सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। तो ये जो सेल है, ये एग्जैक्टली ऐसा क्या करता है कि जिसकी वजह से इस वायर में कुछ होता है और जो करंट है वो यहाँ से लेकर यहाँ क्या होता है, उसका प्रोपोगेशन होता है। तो जो करंट है ना, इट इज़ व्हाट, इट इज़ नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज। आवेशों का क्या होता है, वो फ्लो होता है। तो इन पर्टिकुलर मैं आपको बताऊं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, वो नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है फ्लो होने का, वो इस डायरेक्शन में होता है, और इनके अपोजिट में जो करंट का डायरेक्शन होगा वो इस तरीके से होता है। याद रखिएगा, सीटेट में ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, जो करंट का डायरेक्शन होगा, करंट का डायरेक्शन हमेशा बैटरी जो होगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होता है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट का डायरेक्शन, और जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो बेसिकली एग्जैक्टली होगा क्या, देखिए, जो वायर होता है, मान लीजिए कि जैसे ये अगर कॉपर वायर है, तो इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मैंने कोई बल्ब लिया है और उस बल्ब में अगर मैंने इस वायर को अटैच किया है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ कोई एक बल्ब है, इस तरीके से अगर कोई बल्ब है, ठीक है, और उसमें मैंने क्या किया है, वायर कॉपर का अटैच किया है, तो वो जलेगा क्या, नहीं जलेगा। उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन होता है क्या है एग्जैक्टली कि जो वायर होते हैं, तो उस वायर में जो कॉपर वायर होते हैं, तो उस कॉपर वायर में इस तरीके से क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी डायरेक्शन में वो क्या होते हैं,
मोशन में रहते हैं, मूव होते हैं किसी भी डायरेक्शन में। जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे हम इसको सेल से अटैच करते हैं, है ना, इस तरीके से हम जैसे इसको सेल से क्या करते हैं, अटैच करते हैं, तो सेल करता क्या है, इन पे एक फोर्स लगाता है, एक बल लगाता है, और सारे इलेक्ट्रॉन को, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सबको क्या करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करता है, मोशन में लाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, करंट बनता है। तो स्टार्टिंग में बिना जब हमने सेल लगाया था तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, वो कैसे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी डायरेक्शन में क्या हो रहे थे, मोशन में थे। लेकिन जैसे ही हमने सेल लगा दिया तो सेल लगाने की वजह से क्या होता है, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, है ना, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, ये सारे क्या हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, वो मोशन में जाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो टोटल होता है, रिजल्टेंट होता है, वो क्या करता है, करंट का निर्माण करता है, प्रोड्यूस करता है। ओके, सो करंट जो है ये क्या है, इट इज़ अ फ्लो ऑफ चार्ज। अब देखिए, जो चार्ज है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से हम इसको डिनोट करते हैं, आवेश को, और करंट को किससे डिनोट करते हैं, हम कैपिटल आई से हम डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए ये फॉर्मूला है I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ये ध्यान रखिएगा, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ सेलेक्टेड फॉर्मूलाज है वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। आई को हम किस में मेज़र करते हैं, एम्पियर में मेज़र करते हैं, इसका ये यूनिट है, ठीक है, एम्पियर में। और क्यू जो है, जो चार्ज होता है उसको किस में मेज़र करते हैं हम, कूलम में। और जो टाइम होता है उसको किस में मेज़र करते हैं हम, सेकेंड में। तो ये फॉर्मूला है I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। उसके बाद देखिए कुछ कन्वर्जन दिए गए हैं, जैसे 1 मिली एम्पियर कितना होता है, 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है, इक्वल टू 10⁻�6 एम्पियर। तो इसको भी आप नोट डाउन करके रख लीजिए कि ये कहीं ना कहीं कन्वर्जन में क्या होता है, यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है मैंने चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, हमको ये पता है, लेकिन वो जो ऋणात्मक आवेश होता है एग्जैक्टली वो कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इतना आवेश एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है। आगे देखते हैं। तो ये जो था सर्किट था, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो करंट होगा हमेशा कहाँ से कहाँ जाएगा, बैटरी जो सेल होगा, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा कौन, करंट। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, विद्युत धारा के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमेशा वो नेगेटिव से क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं क्या, विभवांतर। ठीक है, तो जो विभवांतर होता है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं। अब ये विभवांतर का देखिए फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू, है ना, क्या फॉर्मूला इसका, V इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू। आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 वोल्ट मतलब क्या होता है, या 1 वोल्टेज क्या होता है। सो 1 वोल्ट इक्वल्स टू क्या होगा, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। इसका मतलब क्या होगा, देखिए मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ आपको, कि सपोज़ अगर ये जो है पॉइंट A है, और ये जो है ये पॉइंट, सपोज़ ये पॉइंट क्या है, B है, उसके बीच में एक तार है, और मैंने यहाँ क्या किया है, एक सेल लगाया है। तो अगर सपोज़ इस पॉइंट A पर यहाँ जो है 1 कूलम आवेश या चार्ज है ना, 1 कूलम इतना क्या है, आवेश है इस पॉइंट पर, ठीक है। उसके बाद अब देखिए हमको पता है कि जो सेल होगा, जो हम लोग सेल अटैच करते हैं, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉन पे बल लगाता है, फोर्स लगाता है ना। तो इन जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन इलेक्ट्रॉनों क्या करेगा, जो सेल होगा ये उसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, मतलब कुछ ना कुछ कार्य करेगा। कौन कार्य करेगा, ये जो सेल है वो कार्य करेगा, है ना। तो ये जो सेल है इसका वोल्टेज 1 वोल्ट कब होगा, हम कब कहेंगे कि ये जो सेल है इसका वोल्टेज 1 वोल्ट है, जब देखिए जब यहाँ जो 1 कूलम आवेश है, तो अगर 1 कूलम आवेश को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए इस सेल को कितना कार्य करना पड़ रहा है, 1 जूल इतना कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ आपको। देखिए 1 कूलम आवेश को, 1 कूलम जो चार्ज है उसको अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने के लिए अगर सेल को कितना कार्य करना पड़ रहा है, 1 जूल कार्य करना
पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये जो सेल है, इस सेल का वोल्टेज कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो उसके बाद तो ये हो गया विभवांतर यानी वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, देखिए जो सेल होता है ये एग्जैक्टली करता क्या है, ये डिफरेंस क्रिएट करता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए एक डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे कि देखिए ये क्या है, बॉटल है, और इसमें जो पानी है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का लेवल है। तो अगर ये पॉइंट और एक पॉइंट, ये 2 पॉइंट अगर सेम लेवल पे हैं, है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर एक जगह का मैंने जो है पोटेंशियल जो है मैंने ज़्यादा कर दिया इस तरीके से, है ना, अगर क्या मैंने क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया, और इसका पोटेंशियल क्या है, कम है, तो अगर इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंस जब होगा तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है। तो डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है, और जो सेल होता है वो क्या क्रिएट करता है, वो एक तरीके का डिफरेंस ही क्रिएट करता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, 1 मिली वोल्ट। जैसे मैंने आपको ये बताया था एम्पियर का, है ना, वैसे ही वोल्टेज का भी कन्वर्जन आपको कभी कभी पूछा जाता है। तो 1 मिली वोल्ट कितना होता है, 10⁻³ वोल्ट। 1 माइक्रो वोल्ट इक्वल्स टू 10⁻⁻6 वोल्ट। 1 किलो वोल्ट कितना होता है, 10⁻³ वोल्ट। एंड 1 मेगा वोल्ट कितना होता है, 10⁻6 वोल्ट। तो आई होप मैं आपको बराबर से यहाँ तक जो टॉपिक है इतना मैं आपको समझा पाया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ओहम्स लॉ। बहुत ही फेमस लॉ है और इस पे क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं। तो देखते हैं ये जो ओहम्स लॉ है, ओहम का जिसको नियम हम लोग बोलते हैं, ओहम का नियम, एग्जैक्टली ये क्या है, V जो होगा, जो वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। मतलब क्या, सिंपल सी बात है। देखिए अगर मान लीजिए कि कोई एक बल्ब है ना, इस तरीके से अगर कोई क्या है, एक बल्ब है, और उसमें मैंने क्या किया है, एक मान लीजिए कि 2 वोल्ट का एक हमने सेल अटैच किया है। तो कोई एक बल्ब है ना, और हमने क्या किया, उसको वायर कनेक्ट किया, और एक बल्ब, जो बल्ब है उस बल्ब को क्या किया हमने, 2, इसका जो सेल है, सेल का वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट है। तो अगर 2 वोल्टेज का मैंने सेल अटैच किया है, तो वो जो सेल है 2 वोल्टेज का है, उसको अगर अटैच करके मैंने इसको ऑन किया, तो क्या होगा, जो बल्ब होगा वो ग्लो करेगा, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। मान लीजिए कि एक और जो सेल है ना, 2 वोल्ट का, इसको मैंने ऐसे अटैच किया है, तो अब टोटल वोल्टेज कितना हो गया, 2 वोल्ट इसका, 2 वोल्ट इसका, कितना हो गया, टोटल 4 वोल्ट। तो करंट क्या होगा, करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वोल्टेज बढ़ रहा है तो साथ में करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो वही ओहम्स लॉ है कि V जो है, वोल्टेज आप बढ़ाओगे तो साथ में करंट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन कब तक, एक पर्टिकुलर लिमिट तक। जो इक्विपमेंट है उसका फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए। जब तक वो फिजिकल स्टेट उसका चेंज नहीं होगा तब तक ये जो लॉ है ये फॉलो होगा। सो जो वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। ओके, सिंपल सा इसका मतलब है कि आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, जब तक उसका फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगा। तो उसके बाद देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका सिंबल हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज R। और इस R को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस बुलाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रतिरोध। और इसको किससे दर्शाते हैं, कैपिटल R से। तो बेसिकली ये कोई भी इक्विपमेंट है, कोई भी वायर है, हर एक वायर का क्या होता है, प्रतिरोध होता है, रुकावट होता है। अब ये रुकावट एग्जैक्टली है क्या, देखिए जब कोई भी मान लीजिए कॉपर वायर है, इस तरीके से अगर कॉपर वायर है ना, तो उसमें क्या होंगे, उसके एटम्स होंगे, कॉपर एटम्स होंगे इस तरीके से, राइट। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रवेश करेगा, जब इलेक्ट्रॉन उसमें से जाएगा, तो ये एटम्स क्या करते हैं, इससे वो टकराता है, जो एटम्स है उसको क्या करते हैं, रोकते हैं, है ना। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसका वेलोसिटी जो है, उसका जो चाल है वो कम होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है, जितना वो तेज़ी से प्रवाह होगा उतना ज़्यादा करंट बनेगा। इलेक्ट्रॉन का वेग जितना कम होगा तो क्या होगा, इसका जो करंट बनेगा वो भी क्या होगा, कम बनेगा। तो रुकावट को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसको बोला जाता है प्रतिरोध। किससे दर्शाया जाता है इसको, कैपिटल R से। और इस जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का जो यूनिट होता है, इसको किस में हम मेज़र करते हैं, इसको हम मेज़र करते हैं ओहम में। और इस तरीके से क्या है, उसका सिंबल है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब ये जो प्रतिरोध है ना, जो रेजिस्टेंस है, वो किस पे डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको मान लीजिएगा अगर एक क्वेश्चन पूछा कि हमारे घर में जो स्विच है उसमें मैंने एक 10 मीटर वायर लंबा तार लिया है, उसको मैंने वहाँ
प्लग में इन कर दिया है और एक मैंने बल्ब क्या किया दूसरे पॉइंट पर उसको अटैच किया है, और मैं जैसे ही ऑन करूँगा तो क्या होगा, वो ग्लो करेगा। यस, वो ग्लो करेगा। लेकिन अगर मैंने तार को बहुत बड़ा कर दिया, मान लीजिए मैं यहाँ हूँ और मैंने बल्ब जो है यहाँ जो वायर है, वायर को मैंने क्या किया, बोर्ड में अटैच किया है, और एक बल्ब जो है मैं 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर मैंने उस बल्ब को लेके जाकर, इतना लंबा वायर मैंने लेके जाकर बल्ब मैंने वहाँ अटैच किया है, तो क्या यहाँ से जो करंट फ्लो होगा क्या वहाँ तक वो पहुँच पाएगा, क्या वो बल्ब ग्लो करेगा? तो इसका आंसर क्या है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं होता है? देखिए, जब जो इलेक्ट्रॉन है जब यहाँ से हमारे बोर्ड से जब वो निकलेगा, तो जब उस वायर से प्रवेश करेगा तो उस वायर में जो एटम्स होंगे उससे क्या होगा, वो टकराते जाएगा, और स्लोली स्लोली क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा वो क्या होगा, वो स्लो होते जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन स्लो होगा यानी उसका जो करंट होगा वो भी क्या होगा, स्लो हो जाएगा। ओके, तो जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा, जितना ज़्यादा रुकावट होगा, उतना इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रुकेंगे, स्लो हो जाएंगे, और उतना करंट क्या होगा, कम बनेगा। ठीक है, तो प्रतिरोध जो होता है किस पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ वायर। अगर लंबाई मैंने वायर की बहुत बढ़ा दी तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बहुत बढ़ जाएगा। तो जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करता है। दूसरा देखिए, जो रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है ना, जो रुकावट होती है, वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। मतलब क्या, देखिए अगर एक वायर है वो इस तरीके से, इतना उसका वायर का क्या है, इतना उसका एरिया है, ये उसका एरिया है इतना, है ना। अगर इस एरिया को मैंने बढ़ा दिया इस तरीके से, एरिया अगर बढ़ गया है तो रेजिस्टेंस कम होगा कि ज़्यादा होगा? देखिए यहाँ जो है एटम्स बहुत कॉम्पैक्ट होंगे, पास पास होंगे इस तरीके से, क्योंकि एरिया कम है तो इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए जगह नहीं ज़्यादा मिलेगा, तो उसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस क्या है, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर वायर बहुत क्या है, चौड़ा है, एरिया क्रॉस सेक्शन जो है वो ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स, अगर एटम्स इस तरीके से हैं, दूर दूर होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, आसानी से वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जा सकेगा। जैसे हम कोई मान लीजिए कोई पतला रोड है, उस रोड से हम तेज़ी से नहीं जा पाते, क्यों, पतला रोड होने की वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर वही रोड बहुत चौड़ा है, एरिया उसका बहुत बड़ा है, तो हम आराम से वहाँ चल सकते हैं, 3-3 4-4 लोग एक साथ में क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जो रेजिस्टेंस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ और एरिया पे। हाँ, उसके बाद जो मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं, जो वायर है वो किस टाइप का वायर है, लोहे का वायर है, एल्युमिनियम का वायर है, कॉपर का वायर है। ठीक है, तो अलग अलग जो मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उनका क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा। एक हो गया लेंथ, एक हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, और तीसरा क्या है, जो मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा जो है, एक है रेजिस्टिविटी, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। ये इस तरीके का सिंबल होता है रो। ठीक है, तो अब ये रेजिस्टिविटी क्या है एग्जैक्टली, देखिए जो रेजिस्टिविटी है तो इसमें जब हम लोग इसको, अगर मैं कंबाइन कर दूँ, है ना, ये जो फर्स्ट और सेकंड है, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके लिखूँ तो वो किस तरीके से दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका मोस्टली आपको एग्ज़ाम में यूनिट पूछा जाता है कि जो रेजिस्टिविटी है उसका यूनिट क्या होगा। देखिए अगर इन दोनों को मैंने कंबाइन किया तो कंबाइन करने पे क्या हो जाएगा, सो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। दोनों को मैंने क्या कर दिया, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। अब देखिए ये जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये सिंबल जब हटेगा, है ना, सिंबल जब हटेगा तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, R इज इक्वल्स टू, जैसे यहाँ हमने क्या लगाया, सिंबल हटा के R लगाया, वैसे यहाँ जब सिंबल हटेगा तो क्या आता है, रो आता है इस तरीके से। तो अगर मुझे इस रो का यूनिट निकालना है, जो रेजिस्टिविटी है, जो प्रतिरोधकता है, उसका मुझे यूनिट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो A है यहाँ आएगा तो क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा RA बराबर, यहाँ बचेगा रो, और L क्या है, इनटू में है, तो जब L यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा अपॉन में L। अब देखिए जो रेजिस्टेंस है ना, जो प्रतिरोध है, उसको हम लोग किस में मेज़र करते हैं, ओहम में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओहम। एरिया को किस पे मेज़र करते हैं हम, मीटर स्क्वायर, और जो लंबाई होती है, वायर की जो लेंथ होती है, उसको हम किससे मेज़र करते हैं, एम। तो ये एम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, रो इज इक्वल्स टू ओहम मीटर।
तो जो रेजिस्टिविटी है ना, जो प्रतिरोधकता है, उसका जो यूनिट होता है क्या होता है, वो ओहम मीटर होता है। इसको नोट डाउन करके रखिएगा, एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब देखिए क्या होता है ये एग्जैक्टली, जो कंडक्टर्स होंगे जिसको हम लोग चालक बोलते हैं, ये जो कंडक्टर्स होते हैं इसमें क्या होता है, जो करंट है वो आसानी से क्या हो पाता है, फ्लो हो पाता है, जा पाता है ना। ऐसा क्यों होता है, रीज़न क्या है, बिकॉज दे आर हैविंग वेरी लो रेजिस्टेंस। जो प्रतिरोध होता है बहुत ही कम होता है। अब जब प्रतिरोध कम होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन आसानी से तेज़ी से इसमें जब प्रवाह करेंगे तो क्या होगा, उसमें करंट क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स, है ना, यानी वो चालक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सुचालक और कुचालक, तो सुचालक मतलब क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या होता है, फ्लो हो पाता है, बिकॉज रेजिस्टेंस क्या है उसमें कम है। जैसे हम लोग जो कॉपर का वायर यूज़ करते हैं, है ना, तो उसका रेजिस्टेंस कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसमें आसानी से फ्लो हो पाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है दैट इज़ नथिंग बट इंसुलेटर्स, जैसे कि विद्युत रोधी, यानी क्या करते हैं, विद्युत यानी करंट को क्या करते हैं, रोकते हैं। बिकॉज इसमें देखो ये इंसुलेटर में क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा या बहुत ही कम होगा। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज दे आर हैविंग एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, यानी रुकावट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो पाते हैं, इलेक्ट्रॉन वायर में मतलब तेज़ी से फ्लो हो नहीं पाते हैं, और करंट क्या होता है, जितना हमको चाहिए उतना नहीं बन पाता है। तो कंडक्टर मतलब क्या होगा, दे आर हैविंग वेरी लो रेजिस्टेंस, एंड इंसुलेटर क्या होगा, दे आर हैविंग वेरी एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस। एक और बात आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, तो रेजिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा कि एक वायर है, सपोज इतना बड़ा वायर है, कौन सा वायर है ये, कॉपर का वायर है, और एक दूसरा वायर है उसका लेंथ जो है इतना है ना। इस तरीके से दोनों जो वायर है वो कॉपर के ही वायर हैं। तो इनका देखिए, इनका जो लेंथ है, दोनों का लेंथ क्या है, दोनों का लेंथ अलग अलग है। तो सिंपल सी बात है, इनका जो रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है लेंथ पे। तो इन दोनों का जो रेजिस्टेंस होगा, जो प्रतिरोध होगा, वो क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन जो रेजिस्टिविटी होता है, जो प्रतिरोधकता होता है किसी एक मटेरियल का किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो सेम ही रहता है। तो इनका जो रेजिस्टिविटी जो होगा, ये दोनों का क्या होगा, सेम होगा। याद रखिएगा हाँ, कि दोनों कॉपर ही हैं, तो दोनों का रेजिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा, लेकिन दोनों का जो रेजिस्टेंस होगा, जो प्रतिरोध होगा, वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो रो है ना, जो रेजिस्टिविटी है किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। सो आई होप दोस्तों आपके साथ मैंने जितना ये डिस्कस किया, आपको ये मैं समझा पाया, आपको इतना समझा है। इसके आगे के जो टॉपिक होंगे वो आपके साथ मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अगर इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।